तो ऐसे आवाज आई नहीं होगी क्या उसमें? आई होगी, कम आई होगी बस, आई तो होगी ना। किसी ने पहले रिकॉर्ड किया इससे कभी? ऐसा लग रहा है, सुन के देख लेते हैं। चलो अगर आई होगी तो सही है, नहीं आई होगी तो 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन किसी से लिखवा कर डाल देंगे। आई देख, तो करंट जो होता है, ये तुम्हारी ड्यूटी, अगर कल से अगर ये लाइट बन रही ना तो तुमको हमने ना यहां पंखे पे लटका देना उल्टा। तो करंट और वोल्टेज में क्या ग्राफ दे रखा है, ऐसा और ऐसा। अब बेटा मैं जानता हूं रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, कंडक्टर्स का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, घटता है। क्यों बढ़ता है बेटा? क्योंकि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन टाउ कम हो जाता है। और उसमें घट क्यों जाता है बेटा रेजिस्टेंस? क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो बेटा यहां पर टेम्परेचर बढ़ा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ा होगा और तभी करंट कम हो गया। तो बेटा T2 जो है वो T1 से बड़ा है, T2 जो है वो T1 से बड़ा है। A साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है सुपर पोजिशन ऑफ SHM। सुपर पोजिशन ऑफ SHM भी एक SHM होता है, C साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और इसकी जो पीक वैल्यू C है वो क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। और RMS निकालना होगा तो क्या होता है, पीक वैल्यू बाय रूट टू, पीक वैल्यू बाय रूट टू। कितने लोग चाहते हैं मैं सॉल्व करूं? आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। कितने लोगों ने निकाल लिया था पेपर में? अगला ये देखो क्या कह रहे हैं, 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम, दो 30 सीरीज में और एक 30 पैरेलल में, 30 30 60। सुन लो ध्यान से, करंट पूछा है। अरे भाई ये 60 हो गया और ये 30, इसके अब इस पे हमने लगा रखी है बैटरी। अरे भाई 60 और 30, 60 और 60/2 का 60/3 मतलब 20। तो करंट कितना आ जाएगा, 2/20 मतलब 1/10 एम्पियर। अच्छी। इसके बाद बेटा ये कह रहे हैं कि मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, नल पॉइंट कहां पे आ रहा है, 30 सेंटीमीटर पे। तो 30 और मीटर ब्रिज में मीटर की वायर ही नहीं है भाई, भाई गरीबी आ गई। मीटर ब्रिज में 50 सेंटीमीटर की वायर है। तो 30/20, 3/2, तो ऊपर भी 3/2 रेशियो बनना चाहिए। तो 6/r इक्वल टू 3/2, r आ जाएगा 4। करके दिखाऊं सॉल्व? 6/r इज इक्वल्स टू 30/20। नहीं, आराम आराम से करेंगे, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करनी है। फिर 0 को काटेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला 6 हो जाएगा, आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। आर इक्वल टू, कह रहे कॉपर वायर को स्ट्रेच करके 0.5% से लेंथ बढ़ा दी, कीपिंग इट्स वॉल्यूम अनचेंज्ड। अरे यार भाई बातचीत नहीं करो। हाँ, तो बेटा हमने क्या किया, वॉल्यूम को ना मतलब वही रखी। तो बेटा रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आता है। क्या जाता है बेटा, रो एल स्क्वायर बाय वी। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ, दैट इज 1%। नेक्स्ट, 4 रेजिस्टेंस 15 ओम, 12 ओम, 4 ओम, 10 ओम, इनका नेटवर्क है। ठीक है भाई। अब कह रहे हैं 10 ओम को किससे शंट करें ताकि बैलेंस हो जाए। भाई ये 15, ये 12, सुन लो ध्यान से, ये 15, ये 3 5 और ये 3 4 12, 5:4 चाहिए, 4 और ये 10। अब 5:4 चाहिए रेशियो 3, तो ये 5:4 कैसे बनेगा, तो 4 ही है, तो ये 5 करना पड़ेगा। तो इसके पैरेलल में क्या लगाना पड़ेगा, 10। छी से बुरा क्वेश्चन, अरे कह दो आगे यार। ये रेशियो क्या रहा है, 5:4, तो ये भी 5:4 चाहिए, तो ये तो 4 है ही, तो यहां पर क्या चाहिए, 5। कह दो आगे। कह रहे 2 वॉट कार्बन रेजिस्टर है, कार्बन रेजिस्टर 2 वॉट का है, मतलब इससे ज्यादा अगर आपने पावर सप्लाई करने की कोशिश करी तो वो जल जाएगा। तो कह रहे मैक्सिमम करंट कितना आएगा, कलर कोड दे रखा है ग्रीन ब्लैक रेड। ग्रीन कितना हो गया, बी बी रॉय ग्रेड जी 5, ब्लैक 0, 10 की पावर बी बी 10 की पावर 2, 5000। तो आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2। आई स्क्वायर आर क्या हो गया, 2। यहां से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो इधर उधर, 4/10,000, 4 तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आई क्या आ जाएगा, 2/100 मतलब 0.02, और मिली एम्पियर में इंटू 1000 कर लो, 20 मिली एम्पियर। कितना आ गया बेटा,
20 मिली एम्पियर से करंट ज्यादा डालने की कोशिश करी तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जल जाएगा। चौथा जो दिया है बैंड, हमको मतलब नहीं है ब्राउन है या जो भी है। क्यों मेरे को मतलब नहीं, मतलब मेरे को इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो मेरे को टॉलरेंस बैंड में गोल्ड सिल्वर और नो कलर का ही मतलब पता है। चौथा वाला अगर फालतू लगाया तो उसका मतलब मेरे को पता नहीं है। मेंस में भी कई बार ऐसा चौथा ऐसा रजिस्टर लगाए पर उसकी वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती, उससे आंसर बन जाता है। टॉलरेंस भी बेटा बहुत सारे होते हैं, खाली 5, 10 और 20 नहीं होते हैं। 1%, 2%, 3% सारे टॉलरेंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन हम लोग केवल और केवल पढ़ते 5, 10 और 20 के लिए। ठीक है। अब क्या है कि अब अगर उन्होंने दिया तो हमको डरना नहीं ना, हमको अपने पे भरोसा भी तो रखना है कि हमको आता है। चलिए अगला। अब क्या है यहां पर वोल्टेज क्या दे रखी है, 200 साइन ओमेगा टी, और करंट क्या दे रखा है, 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। फेज डिफरेंस क्या हो गया, पाई बाय 2। तो बेटा वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाइव, पावर क्या हो जाएगी, 0। इसके बाद सबसे भयानक क्वेश्चन आ रहे हैं 10-12, ये न्यूक्लियर के क्वेश्चन है 10-12, जिसको देखते ही बहुत डर लग सकता है इंसान को। या नहीं लगेगा इंसानों को डर, गाय भैंसों को ही लगेगा शायद। कह रहे हैं कि अभी तो पढ़ाया ही नहीं था आपने, आपने क्वेश्चन दे दी, बताओ यार, बड़ी गलत बात है यार। आओ देखें। 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1। अरे बेटा बेरियम क्रिप्टन अगर किसी को याद नहीं ना, फूट के बनता है। भाई 12वीं पास हो तो भी पता होता है भाई ये यूरेनियम फूट के बेरियम क्रिप्टन बनता है। कितने लोगों ने सुन रखा कभी बेरियम क्रिप्टन? अरे बहुत ही कम बच्चों ने सुना हुआ है। चलो कोई बात नहीं, फिर आओ बैलेंस करते। 56। अच्छा इतना तो बताया था, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर है उतने इधर है, ये बताया। 56 भोग। हाँ ये देखिए यहां पर अब पता नहीं क्या बन रहा है, कोई भी जो भी नीचे क्या आएगा, 3 टाइम्स 0N1। सुन लो ना ध्यान से यार, अबू शाहिद तुम तो मेरी बात सुनो भाई। अब ये है 92, 56 और 36, 9 नीचे तो 36 आना चाहिए एक ही में, बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ऊपर क्या आएगा। हो पूरा तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं कि क्या आएगा। लेकिन फिर भी अगर करना हो, ये 235 है, 236 हो गया, ये 144 है, ये 147 हो गया। ऑड और ऑड ही तो इवन बनेगा, तो ऊपर तो ऑड ही आना है। चलो बाकी अब ये मान नहीं रहे मेरी बात। 147 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 236। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, 147 लो, 16 में से 7 गए 9, 12 में से 4 गए 8, 89, और आंसर आपके सामने आ चुका है। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज 5 years in this element probability of nucleus disintegration during 10 years। आज सहज का पेपर था हिंदी का, उसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। मुहावरे का मतलब बताना, नाक कट जाना। तो पहला ऑप्शन था बेइज्जती हो जाना, और दूसरा ऑप्शन था नाक का जमीन पे गिर जाना। एक था गर्दन फंस जाना। तो इसका था कि भाई मतलब मुसीबत में फंस जाना, और दूसरा था कि रात को सोते सोते गर्दन का अकड़ जाना। भाई मतलब कुछ भी पूछे जा रहे हैं यार। मैम कह रही आज तुम पूछो जरा सहज से कि कैसा करके है, तो मैंने कहा चलो चेक करता हूं मैं आज। मेरे को तो बड़ा फनी पेपर लग रहा था यार, मुहावरे पढ़ के तो मेरे को बड़ा मजा आया। 3-4 मुहावरे थे, सारे बढ़िया थे। व्हाट्सएप करूंगा ग्रुप पे आप लोगों के। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं आता था। हाँ ये देखिए, कह रहे 5 साल वो है, कह रहे 10 साल में मरने की प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग 10 ईयर। दो हाफ लाइफ में क्या होंगे बेटा, आधे के आधे बचेंगे, 25 बचेंगे। तो 75% है मरने की प्रोबेबिलिटी। 100 में से 75, तो 1 में से क्या हो जाएगी, 0.75। 10.24 ग्राम। उस दिन आप लोगों ने क्लास छोड़ी थी, मैंने वीडियो लेक्चर डाल दिया था, देखा था फिर आप लोगों ने? अभी देख लिया, छक्की हो तुम।
चलिए 10.24 ग्राम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऑफ हाफ लाइफ 3.8 डेज आफ्टर 19 डेज। 19 डेज क्या हो गई? 5 हाफ लाइफ। समझ में आ गई बात? अबे 4 5 20 होते, 0.25 1, तो 1 कम करो ना। 5 हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा? हेलो, रिमेनिंग क्या होगा? हाफ के हाफ के हाफ के हाफ का हाफ अपॉन 32 अपॉन, अब 10.24 अपॉन 32। बेटा देखो 10 बाय 32 100 बाय 32 हो गया। 100 बाय मतलब 100 बाय 320 हो गया। 100 बाय 30 होता है 3.333 अपॉन 10, तो 0.3 में आएगा आंसर। किस में आएगा आंसर? 0.3 में। बहुत ही बेकार है। कह रहे बताओ कितने अल्फा निकलेंगे और कितने बीटा निकलेंगे? 90 थोरियम 238। चलो पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम ये क्वेश्चन करें। 92 यूरेनियम 238 से बन रहा है 82 पीबी 206। बताने कितने अल्फा निकलेंगे और कितने बीटा। भाई मेरी बात सुनो, अल्फा होता है 2He4 और बीटा होता है -1E0। इतनी बात मालूम है? बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियाई। ये पिछले से पिछले साल नीट में पूछा गया था, अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। कितने लोगों को ये क्वेश्चन मालूम था कि पूछा गया था? चलो इतना तो याद है आप लोग, गुड जनरल नॉलेज। तो ये 232, देखो ये 238 और ये 232 का डिफरेंस, तो 8 4 32, ये तो 8 आ गए। अब यहां पे 92, ये 82, 8 2 16, 98, 98 माइनस 6 92 आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब हम असली क्वेश्चन पे जाएंगे। 90 थोरियम 238, 83 बिस्मथ 222। ठीक है भाई। 2He4, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, यहां पे देखते हैं कर पाएंगे या नहीं। 238 222 16, 16 ना, ये 16 ही हुआ ना डिफरेंस? हाँ 16 ही तो है, तो 4। इसके बाद 90 83, 4 2 8, 91, 91 माइनस 190 हो जाएगा। ओ, 4 अल्फा और 1 बीटा। कुछ लोग को लग रहा था कि बीटा तो ज्यादा ही होना चाहिए, तो इसलिए लोगों ने 7 कर दिया था। कह रहे एक्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे रखा है। बेटा अल्फा डिके होती है तो 2 प्रोटॉन निकल जाते हैं 2 न्यूट्रॉन। हेलो, अल्फा डिके होती है तो 2 प्रोटॉन निकल जाते हैं 2 न्यूट्रॉन। बीटा डिके होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब बीटा डिके होती है ना तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। मतलब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि भाई न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। मास नंबर वही का वही है। जैसे मान लो लोकपाल यहां से बाहर जाए, अंदर आए साड़ी पहन के आ जाए, तो क्या क्लास में बच्चे बदल जाएंगे? ना, क्लास में बच्चे तो उतने ही रहेंगे। क्या हो गया? अब यहां पे 2 अल्फा निकल रहे हैं और 1 बीटा। 2 अल्फा का मतलब प्रोटॉन नंबर 4 से कम हो गया, ठीक है। लेकिन बीटा निकल रहा है, बीटा निकलने का मतलब प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ गया, तो 4 से कम हुआ और 1 से बढ़ गया, मतलब नीचे तो ऑड आएगा, नीचे तो ऑड आएगा। ऑड किसमें? 69 वाला ऑप्शन, सेकंड थर्ड। और ऊपर वाले में देखो, मास नंबर तो 4 और 4 8 से डिक्रीज हुआ, तो मास नंबर तो इवन में डिक्रीज हुआ, और इवन पहले तो बाद में भी इवन, तो ऑड इवन वाला आंसर आएगा। डायरेक्टली दिख जा रहा है थर्ड ऑप्शन, अगर कैलकुलेशन ना भी आती हो तो। नहीं तो बेटा बीटा निकलने का मतलब होता है -1E0। बेटा यहां पे 72x180, तू बंद का हो जा रहा है यार। 72x180 से बन क्या रहा है? 2 अल्फा 1 बीटा, और गामा तो फर्जी होती है, खाली EM वेव्स होती है। 2 अल्फा ट्वाइस ऑफ 2He4, 1 बीटा -1E0। अब बताना यहां क्या बने। अच्छा ये था क्वेश्चन। अब ये क्या बन रहा है बेटा? ये 72, और यहां पे क्या है? 4, 4 माइनस 1 क्या हो गया? 3, 3 कम करो 69, 180,
ये क्या हो गया, 4 टू ज़ा 8, 8 कम करो 172। ओ वेरी डिफिकल्ट। ओ एक्टिविटी है 10 की पावर 3, हाफ लाइफ है 1, 3 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी, 3 हाफ लाइफ, आधी की आधी की आधी, 250 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। बहुत ही शानदार। अभी नहीं 125 आएगा, आधी की आधी की आधी, 125 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं इफ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 60 मिनट्स, परसेंटेज डिके इन 4 आवर्स। 4 हाफ लाइफ में परसेंटेज डिके, एक हाफ लाइफ में 50 बचेगा, 2 हाफ लाइफ के बाद 25, 3 हाफ लाइफ के बाद 12.5, 4 हाफ लाइफ के बाद 6.25, 6.25 बचा, तो डिके कितना हो गया 93.75। तो परसेंटेज डिके क्या है 93.75। मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी 931 MeV। अरे भाई 1 AMU होता है 931 MeV, मतलब 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27। इसके बाद ये FPP, FPN और FNN, ये क्या है, डिनोट द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। न्यूक्लियर फोर्स है, नेट फोर्स नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स है। ये नेट फोर्स नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स दिया, तो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सब में बराबर होगा। ये नेट फोर्स नहीं था, खाली न्यूक्लियर फोर्स पूछा। प्रदीप सर ने दोनों बातें बताई थी, लेकिन कुछ लोगों को लगा नेट फोर्स, नेट फोर्स। चलिए, तो आपने टिक तो वही किया ना। तो और अपनी आंखें निकलवा दो, तुम्हारी आंखें टिकी देहरादून में। चलिए आई देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, मैक्सिमम किसकी होती है 56 की, किसकी होती है, कह रहे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन इज 2.2 और He की दे रखी है 28। कह रहे 2 ड्यूटेरॉन फ्यूज करके बने 2He4। क्या ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में, 2x फ्यूज टू गिव y, ऐसा कराया था ना। 3b फ्यूज टू गिव a, ऐसा कराया था बेटा अनस, बताओ अनस तक को याद है। अबे अनस बुरा मत मान जाना, एक कमबख्त ऐसा सड़ियल टट्टू है, इस बात पे भी रोता है सर आपने ऐसा क्यों कहा था। हाँ ये देखिए, कह रहे एनर्जी कितनी रिलीज होगी। हेलो यस मिस्टर अनंत, तुम्हारी बात मानी नहीं गई। जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर है उतने इधर है, तो जब ये बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगानी पड़ी, तो 28 माइनस 4.4, तो 23 पॉइंट समथिंग आ गया 6। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 25 वाला, ऐसा कराया था या नहीं कराया था, 7.4 और 8.2 था, अब यहां पे 7.6 और 8.1 ही तो दिए। ऐसा तो पढ़ाया ही नहीं था सर आपने, जैसा पेपर बना दिया, पता नहीं। हाँ ये देखिए, A240 से बन रहा है B100 और C140। यार आप लोग बातचीत ना करें प्लीज यार, डांगी का है A100 प्लस C140। अरे डांगी, बताना इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बताओ जरा डांगी, कैसे बताओगे बेटा। देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होगी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगानी पड़ी, और पर न्यूक्लियन दे रखी है, पर न्यूक्लियन इसकी 8.1 और 8.1 है गधों की, और इसकी 7.6 है छी। तो 100 इंटू 8.1 ये रिलीज होगी, प्लस 140 इंटू 8.1 ये रिलीज होगी, माइनस 240 इंटू 7.6 ये लगानी पड़ेगी। बेटा जब इसको फोड़ोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, जब ये बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये रिलीज्ड वाली होगी, पर न्यूक्लियन दे रखा तो इंटू न्यूक्लियन करके बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे। तो बेटा क्या आ गया, ये 240 इंटू 8.1, 240 कॉमन आ जाएगा, 8.1 माइनस 7.6.5, और आंसर क्या आ गया 120। सो डिफिकल्ट कैलकुलेशन।
कह रहे एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6, एनर्जी ऑफ He प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट -13.6, क्योंकि 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 2 स्क्वायर नीचे। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है n इक्वल टू 2। यार बात नहीं करो ना यार। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 3। wavelength of the first line of Lyman series for hydrogen atom is equal to that of second line of Balmer for a hydrogen like ion। बेटा देखो, अगर वेवलेंथ फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब क्या होता है, जब 2 से 1 पे आया। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन मतलब जब 3 से 1 पे आया। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर मतलब 3 से 2 पे आया। सेकंड लाइन ऑफ बामर का मतलब 4 से 2 पे आया। थर्ड लाइन ऑफ बामर का मतलब 5 से 2 पे आया। लास्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब इन्फिनाइट से 2 पे आया। उसको हम और एक और नाम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ फॉर बामर, सीरीज लिमिट फॉर बामर, सीरीज लिमिट फॉर बामर। हाँ ये देखिए, तो 13.6 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, ये क्या है बेटा, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर फॉर हाइड्रोजन। और बामर की ये कह रहे हैं किसी और में, किसी और हाइड्रोजन लाइक आयन में सेकेंड लाइन ऑफ बामर है। अरे भाई किसी और में अगर सेकेंड लाइन ऑफ बामर, यहां पर आप चाहते हो कि 2 पे आए, किसी और में नीचे 2 स्क्वायर 2 पे आना चाहिए, तो 2 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 2 स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है जो 2 से 1 में रिलीज होती है हाइड्रोजन में, हीलियम में 4 से 2 में रिलीज होती है। लिथियम के लिए 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 3 में रिलीज होगी वही एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। कभी कभी कहेंगे हाइड्रोजन से जो एनर्जी निकली 4 से 1 पे आने में, हीलियम एनर्जी वो लेके कहां से कहां जा सकता है, तो इसको 2 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। लिथियम के लिए आ जाए तो 3 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, आएगा। कर लोगे क्वेश्चन ऐसा? फिर से बताऊं, मान लो कोई कहता है सेकेंड लाइन ऑफ बामर जो है हाइड्रोजन में 13.6 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, ये सेकेंड लाइन ऑफ बामर हो गई। अब कह रहे हैं यही एनर्जी लेके लिथियम कहां से कहां जा सकता है। लिथियम क्या हो गया, 3 एटॉमिक नंबर, तो 13.6 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 6 1 बाय 6 स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, तो वो 6 से 12 में जा सकता है एनर्जी लेके। या वो एनर्जी ये कब रिलीज करेगा, जब वो 12 से 6 में आएगा, जब वो 12 से 6 में आएगा। ये पूछा नहीं तो मैंने बताया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एमिशन इज ऑब्टेन्ड फॉर ट्रांजिशन। बेटा फ्रीक्वेंसी जब निकलती है ना, जब हमको एनर्जी मिलती है, वो तो बेटा तभी मिलती है जब डी एक्साइटेशन होता है, जब ऊपर से नीचे आता है। जब नीचे से ऊपर जाता है ना तो एनर्जी निकलती नहीं, तो एब्जॉर्ब होती है। चलिए आइए, तो बेटा किस में होगा, बेटा नीचे किस किस में आ रहा है, ए और बी में, ए और बी में। अब बताओ 2 से 1 में एनर्जी ज्यादा निकलेगी 6 से 2 में? अबे 2 से 1 में सबसे ज्यादा निकलेगी, 6 से 2 में गधे कमी होगी ना। पहले वाले की एनर्जी -13.6, दूसरे की -3.4, इंफिनिटी से भी 2 पे आएगा तो भी 3.4 निकलेगी। इंफिनिटी पे एनर्जी 0 होती है, 6 से 2 में तो और कम एनर्जी निकलेगी। यहां पे कितनी निकल रही है, 10.2। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 10.2। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट वाली होती है गधे, और बामर विजिबल होती है। अल्ट्रावायलेट में एनर्जी ज्यादा होती है। कह दो आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस यही तो करना है आपको, खाली और खाली काम करना बाकी ये रह गया है कि जो आता था और गलत कर लिया उसको कहीं लिख लो। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया, आप में से बहुत सारे लोगों ने, तो बेड़ा पार नहीं होगा और गजब वाला बेड़ा पार होगा। आप में से बहुत सारे लोग इनडिसिप्लिन्ड हो, निष्ठा, आप बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो। अगर आपने नहीं लिखा ना ये, तो बहुत गड़बड़ होगी। लिख लोगे, लिख लोगे तो काम बन जाएगा।
अपनी गलतियां लिख लेने का मतलब होता है कि आप पेपर में गलती नहीं करके आओगे। क्वेश्चन यही वाले आने, वो जब पेपर नीट वाले फाइनली प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे, पहले हमारे पेपर मंगाएंगे, देखना। आइए देखिए, एनर्जी लेवल्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ऑफ अ सर्टेन एटम करस्पॉन्ड्स, कह रहे ए की एनर्जी कम है, बी की ज्यादा है, सी की और ज्यादा। अरे यार, lambda 1, lambda 2 एंड lambda 3 आर दी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू सी टू बी। सी से बी में आएगा तो lambda 1, बी टू ए में आएगा तो lambda 2, और इसमें आएगा तो lambda 3। अबे यार ऐसे आया तो ये एनर्जी, अबे जो टोटल निकल रही है वो तो वही निकलेगी ना, एच सी बाई lambda 3 इज इक्वल टू, भाई पहले 4 से 3 पे है, फिर 3 से 2 पे है, या 4 से डायरेक्टली 2 पे, एनर्जी तो वही निकलेगी। तो एच सी बाई lambda 3 इक्वल टू एच सी बाई lambda 1 प्लस एच सी बाई lambda 2। यहां से क्या जाएगा, एच सी कट जाएगा, 1 बाय lambda 1 प्लस 1 बाय lambda 2 इक्वल टू 1 बाय lambda 3, lambda 3 आ जाएगा lambda 1 lambda 2 अपॉन lambda 1 प्लस lambda 2। कह रहे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डस ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2 देन द emitted line spectrum will be second line of Balmer। 4 से 2 बार है तो second line of Balmer है। अगला, यार आप लोग बातचीत क्यों करे जा रहे हो यार। द फिगर इंडिकेट्स द energy level diagram of an atom and the origin of 6 spectral lines in emission। line number 5 arises from transition from level B to A। उससे कोई मतलब ही नहीं है। कह रहे हैं which of the following spectral lines will occur in the absorption spectrum। 1 2 3। बेटा देखो, एब्जॉर्प्शन जो होता है, मैंने आपको बताया था मिनिमम, आपको अगर याद हो जब मैंने ये बनाया था 10.2 वाला बनाया था, उससे नीचे वाले बनाए थे क्या मैंने, उससे कम एनर्जी वाले फोटोन गायब होते दिखाए थे क्या मैंने। कितने लोगों को याद है जब ये मैंने बनाया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, तो मैंने 10.2 और उससे आगे वाले बनाए थे। हमेशा 1 से 2 में वाली एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, क्योंकि वो जिस भी लेवल में जाता है वहां पर नैनो सेकेंड्स के लिए रुकता है और वापस, तो वहां से वो दोबारा एक्साइट नहीं होता, वहां से वो दोबारा एक्साइट नहीं होता है, जाता है और वापस। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी वो केवल और केवल 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 वाली हुई थी। एक्साइटेड के बाद दोबारा एक्साइटेड में नहीं जाता है, क्योंकि वहां रुकता ही इतने कम टाइम के लिए, पहले ही इलेक्ट्रॉन का फोटोन से इंटरैक्ट करना ही बड़ा जो इवेंट है, ये बहुत ही कम प्रोबेबल इवेंट है। जो फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करे ये इवेंट ही बहुत कम प्रोबेबल है, और जहां जाके रुक ही इतने कम समय के लिए लग रहा है, वहां तो होगा ही नहीं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन सा खाली हमको मिलेगा, 1 से 2 वाली एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, 1 से 3 वाली एनर्जी 1 से 3 में चला जाएगा, 1 से 4 में, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है यही एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 1 2 3 मिलेगा। हाँ, एमिशन में सब कुछ मिल सकता है। याद है मैंने बताया था एमिशन में जो गायब हुए थे वो तो मिले ही, प्लस और भी मिले। कितने लोगों को ये बातें याद आई हैं। एमिशन में जो गायब हुए थे वो तो मिले ही, प्लस और भी मिले थे। आने के तरीके ज्यादा हो सकते हैं, पर जो मिनिमम एनर्जी जो गायब होगी वो 10.2 लिखी थी प्रदीप सर ने। 1 से 2 में जाए, 2 से 3 में जाए तो फिर तो एनर्जी कम लगेगी, फिर वो भी गायब होती हुई दिखानी थी मैंने। चलिए, कह रहे 50 सेंटीमीटर पे जब बल्ब है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है। जब 25, अबे बल्ब को दूर करने से फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना चेंज हो गई बल्ब की, फोटोन तो उतनी ताकतवर वाले आ रहे हैं। अब फोटोन वही ताकतवर वाले आ रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही का वही रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही का वही रहेगा। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन पावर। नहीं, फ्रीक्वेंसी होती है यार, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तभी निकलते हैं। 34, इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है तो उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या ये बात बताई थी मैंने, बताई थी। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, अगर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ई से मल्टीप्लाई किया जूल, और ईवीएस से कंपेयर करते हैं। यार आप लोग ना ऊपर वाले बैच के ना नोट्स मांग लिया करो, उसमें मैं ऐसी ना टुच्ची टुच्ची बातें बहुत कायदे से डिटेल में लिखवाता हूं।
अगर जिनको लग रहा हो कि ये टुच्ची टुच्ची बातें हमारे नोट्स में नहीं होती हैं, तो ऊपर वाले किसी अच्छे बच्चे के नोट्स ले लिए, वहां पर मैं ये सारी फालतू बातें लिखवाया था। अच्छा, कितने लोगों ने ऐसी बातें सुन रखी हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है? मेरे मुंह से भी सुनी है, मेरे मुंह से सुनी है ऐसी बात। अरे बेटा तुम लोग तो ऐसा मत करो, तुम लोगों ने तो सुनी है बेटा यार, जो लास्ट ईयर पढ़ो उन तो सुनी होगी यार। एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव, ये आती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनटू ई इज इक्वल टू ईवीएस। तो मैं कहता था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। यार लेकिन ये तो सोच भी सकते हो ना यार, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ईवीएस के बराबर करते, इतना तो बता रखा है ना, तो निकाल तो सकते ही हो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब दे रखी थी। अब लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसमें वर्क फंक्शन जोड़ेंगे हम और फिर 2.3 वाला मार्क करेंगे। लेकिन बेटा जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको तो अच्छा, कितने लोगों को ये बात मालूम है कि मैंने बता रखा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ईवीएस में, ईवीएस से कंपेयर करना होता है? ये किस किस को नहीं मालूम है? ये बात नहीं मालूम है ये? अरे किसको नहीं मालूम है? अच्छा किसी ने हाथ नहीं उठाया सबको? यार ये तो मालूम था ना यार। भाई ऊपर वाले बैच में ना नोट्स हम थोड़े से ज्यादा डिटेल में लिखवाते हैं, सीरियसली वो मांग लो, आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर ये छोटी छोटी बातें दिमाग में नहीं रहेंगी तो नुकसान हो जाएगा भाई खाली में। ये यूनिट कन्वर्जन में वहां सारी बातें लिखवाए तो बेटा जैसी छोटी से छोटी बात पेपर में यूज हो सकती है। आइए देखिए, अब देखो कह रहे व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई। यार मत करो ना बातचीत यार। When monochromatic radiation of intensity I falls on a metal surface, यार मत करो बातें यार। The number of photoelectrons and their maximum kinetic energy are NNT। ठीक है, अब कह रहे इंटेंसिटी हमने क्या कर दी, 2I कर दी। वही मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आ रहा है, इंटेंसिटी जो है बेटा 2I हो गई, नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो गए, तो फोटो इलेक्ट्रॉन डबल निकलेंगे, पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो एक फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करेगी, वो तो वही की वही रह जाएगी। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm। बेटा जो लाइट की स्पीड होती है वो सी बाय मी होती है, सी बाय मी होती है, बात मालूम है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मी होता तो लाइट की स्पीड सी बाय मी होती है ना यार। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी बाय वी, तो वी आ जाता है सी बाय म्यू। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार इंग्लिश में यार। म्यू 1 वी 1 इक्वल टू म्यू 2 वी 2 म्यू 1 लैम्डा 1। तेल लेने जाओ यार। हाँ, तो एयर में जो लाइट की स्पीड है वो सी, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास के लिए म्यू और वेलोसिटी वी, तो यहां से वेलोसिटी क्या देगी, सी बाय म्यू। लाइट की जो वेलोसिटी आ गई वो सी बाय म्यू आ गई उसमें, और ये 3/2, ये 3 × 10⁸ है, तो लाइट की स्पीड आ गई 2 × 10⁸। अब कितने बड़े ग्लास स्लैब से क्रॉस कर रहे हैं, 4 mm में। 4 mm का मतलब 4 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁸। तो टाइम क्या लगेगा, 2 × 10⁻11 सेकेंड्स। मतलब जो 3 × 10⁸ लेके भी सीख निकालता तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती। Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? 0 हो जाएगा, क्योंकि बेटा 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिए 0.75 टाइम्स रहेगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के नहीं भाई। The potential difference that must be applied to stop the fastest electron emitted from a nickel surface of work function 5.05 if the potential difference, कितना नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाए, क्या ये बात याद आ गई है? स्टॉपिंग पोटेंशियल Hc बाय लैम्डा, Hc की वैल्यू क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में 1240 अपॉन 200, ये आ जाएगा 6.2 माइनस वर्क फंक्शन 5। 5.01 अगर आपको करना है तो कर लो,
ये 1.2 आ गया, कितना आ गया 1.2 आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। पहले 0.2 डिग्री थी एंगुलर विड्थ, अब पानी में डाल दी 4/3 वाले में 0.2 अपॉन 4/3 हो जाएगी 0.15। एट दी फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू दी सेंट्रल मैक्सिमम, यार ये पंखे बंद करना, आवाज बड़ी हो रही है यार आज। क्या माइनस में ही होता है ना बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमेशा स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हमेशा ही माइनस बनाना है ना यार। पॉजिटिव का मतलब होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डिंग। तो 38 का आंसर है -1.2। एट वॉट मिनिमम, एट दी फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू दी सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अ सिंगल स्लिट। बेटा ग्राफ भी तो ये बना के दिखा रखा है यार, -VS, याद आई बात है। एट दी फर्स्ट मिनिमम adjacent to the central maximum of a single slit diffraction pattern, the phase difference between the Huygens wavelet from the edge and wavelet from the middle point। बेटा देखो ये पहला मिनिमम, यहां पे जो पाथ डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में वो क्या आता है लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, पहला मिनिमम मतलब लैम्डा। तो इसमें और इसमें कितना पाथ डिफरेंस आ जाएगा λ/2, a/2 साइन थीटा में, λ/2 पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा पाई। भाई इन दोनों में लैम्डा पाथ डिफरेंस हो, इन दोनों में कितना आएगा पाथ डिफरेंस, जो यहां से और यहां से जो वेवलेट मिलेंगे उनमें पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा आधा, a/2 साइन थीटा, λ/2 आ गया। अब पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल दो, 2π/λ पाथ डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस पाई। A potentiometer wire has length 4 meter and resistance 8 ohm, ठीक है। The resistance that must be connected in series with the wire and an accumulator of EMF 2 volts so as to get a potential gradient of 1 millivolt per centimeter। कर पाए क्या ये बच्चे? पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है 4 मीटर और रेजिस्टेंस है 8 ओम। रेजिस्टेंस कितना है? उसके साथ बैटरी लगी हुई है कितने की? 2 वोल्ट की। और कह रहे हैं बताओ कितना रेजिस्टेंस लगाएं सीरीज में ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाए 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 0.001 का ड्रॉप है, तो 400 सेंटीमीटर में इंटू 400 0.4 वोल्ट का ड्रॉप आया। इसमें 0.4 वोल्ट का ड्रॉप आया, तो इसमें 1.6 वोल्ट का ड्रॉप आया। अगर ड्रॉप जो है 4 गुना है तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि IR जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो तो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आता है। चलिए नेक्स्ट 42। इन YDSC द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट। कह रहे हैं एक बार ये वाला λ1 यूज किया, दूसरा बार λ2 यूज किया। कह रहे हैं द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज on the screen 2 meter from the slit will a bright fringe from one interference coincides with the bright fringe of other। अरे यार ये है ना, ये स्लिट्स हैं, पहली आती है लैम्डा डी बाई डी पे, दूसरी 2 लैम्डा डी बाई डी पे। कह रहे कहां दोनों का मैक्सिमा आ जाएगा, एक का 12,000 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ, एक की 10,000, 12 और 10, तो इसका 12 डी बाई डी पे आएगा, इसका 10 डी बाई डी पे आएगा, फिर 24 डी बाई डी पे आएगा, 20 डी बाई डी पे आएगा। कॉमन का आएगा 12 और 10 का एलसीएम 60, 12 5 जा 10 6 जा, तो 5 इंटू 12,000 इंटू 10 की पावर -10 इंटू कैपिटल डी 2 मीटर बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है? 2 मिलीमीटर। 2 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या हो जाएगा 6 -4 मिलीमीटर में निकालना है।
तो इंटू 10 की पावर 3 -1, 2 को उड़ाओ, 12 5 60 इंटू 10 की पावर -1 6 mm। फिर से एक पोटेंशियोमीटर वायर का शानदार क्वेश्चन आ गया। पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 100 सेंटीमीटर। कह रहे पोटेंशियोमीटर वायर है 100 सेंटीमीटर लेंथ है। कितनी लेंथ है? सुन लो, 100 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, ठीक है। कह रहे हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, 30 ओम का रेजिस्टेंस है, और कह रहे इट इज कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड एक्यूमुलेटर ऑफ 8 वोल्ट। 8 वोल्ट और ये शायद 30 ओम क्या रखे ना, 20 ओम। तो बेटा करंट कितना आ जाएगा? करंट कितना आ गया? 8/50 इंटू 2 इंटू 2 16/100, 0.16 ये करंट आ गया। 0.16 इंटू 30, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस IR 0.16 इंटू 30 कितना आ जाएगा बेटा? 4.8। अब कह रहे 1.2 वोल्ट का सेल बैलेंस करना है, 4.8 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है 100 सेंटीमीटर में, तो 1.2 वोल्ट 1/4 पोटेंशियल डिफरेंस, 1/4 लेंथ, 1/4 लेंथ, 100 का 1/4 कहां आ जाएगा? 25। ये तो बहुत ही टुच्चा था, ये क्या किया इसमें? अबे तो गधी, नॉर्मल तो सही बनाती, नॉर्मल भी सही नहीं बनाए थे। ये रे आ रही है इधर 1.6 से इधर 1.4, नॉर्मल तो नॉर्मल की तरह बनाओ ना। अब ये 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो नॉर्मल की तरफ जाएगी। हाँ, और यहां पर तो देखो अगले वाले फिगर में वन नॉर्मल के इधर इधर ही है दोनों रे, हट ऐसा थोड़ी ना होता है। उससे अगले वाले में नॉर्मल ये आया, ये आई, अब ये डेंसर है तो ये नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए, तो खाली पहला वाला फिगर जो है वो सही है। कह रहे कौन सा फिजिकली पॉसिबल है? पहला वाला, डेंसर मीडियम में जब रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। 45 का आंसर 0, जिसको ना मालूम हो उसकी गर्दन काट देंगे हम कैश में। और इसके बाद आता है 46, ये तो बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, दूसरी या तीसरी बार आ चुका है पेपर में। बस शक्ल बदल देते हैं क्वेश्चन में, शक्ल बदल बदल के तीसरी बार आ रहा है ये। सेंटर पे फील्ड बतानी है, एन रेवोल्यूशन हो रहे हैं पर सेकेंड, तो करंट कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2R से सेंटर पे सही आ जाती, बता चुका था। तो म्यू नॉट आई, आई क्या हो जाएगा? एन क्यू, एक सेकंड में एन चक्कर मार रहे तो एन क्यू चार्ज है, म्यू नॉट आई बाई 2R। अब म्यू नॉट को गुदगुदी करो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 का तो 2 कट जाएगा, 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 एन क्यू बाय आर, 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 एन क्यू बाय आर। थ्री 47, इसमें पूछा है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स क्या है? 5t माइनस 10t स्क्वायर। अब ये डायरेक्शन तो कद्दू भी दिमाग में नहीं आया होगा आप लोग के। कितने लोग के डायरेक्शन दिमाग में है 47 में? क्या आंसर 0 आ रहा है? अबे मैं भी खच्चड़ हूं, अगली बार दूंगा ना तो फिर डायरेक्शन निकलवाऊंगा। हाँ ये देखिए d5/dt कितना आ रहा है? 5 माइनस 20t। अब t इक्वल टू 0.25 है तो 0 आ गया। नहीं तो यार ये वैसे ना ग्राफ अगर इसका बनाते हैं 0 पे 0 आ रहा है, दोबारा 0 कब बन रही वैल्यू? t कॉमन ले लो, 5 माइनस 10t, t इक्वल टू हाफ पे 0 आ रहा है, t इक्वल टू हाफ पे 0 आ रहा है फ्लक्स, तो फ्लक्स का ग्राफ ये आ रहा है। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा होता तो समझ में आया था अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है। हाँ ये मेरे को मालूम है, अगर मैंने इस पे क्वेश्चन दिया तो कोई भी जो मेरे को ऐसे देख रहे ना, कोई भी सोच के ना आते पेपर में।
कि जैसे बड़ी आसान बात है, डांगी आराम से पीछे होके देख रहा है क्या बता रहा है। हाँ ये देखिए, हाँ इसके बाद Vx ग्राफ दे रखा है, कह रहे हैं x इक्वल टू 13 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, माइनस डीवी बाई डी एक्स। चेंज इन वोल्टेज कितना आ रहा है, देखो 30 से 10 हो गई, 30 यहां पे दिखा रखा है, यहां पे 10 दिखा रखा है, 20 का चेंज आया, और x में कितने का चेंज आ रहा है, 16 माइनस 12 4 का आ रहा है, तो ये 5 आ गई। और डीवी बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव, डीवी बाई डी एक्स क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस डीवी बाई डी एक्स, तो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा आंसर, डीवी बाई डी एक्स नहीं होती है, डीवी बाई डी एक्स तो स्लोप होती है, माइनस डीवी बाई डी एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो पॉजिटिव आंसर देखना था। तुक्का भी मारते तो 1 और 3 में से एक पे। इसके बाद ये 49 और 50 दो बाकी हैं, या थोड़ी देर के लिए पंखे सारे बंद कर दो यार, थोड़ी देर के लिए, दो ही क्वेश्चन तो बाकी हैं। ये बत्ती फिर गुल हो गई है, चलिए यार तुम लोग बता दो यार भाई यार, वो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया तो इसलिए मैंने कहा बंद हो गई यार। चलिए, तो इसके बाद इंग्लिश में मैं क्या बात कर रहा था आप लोगों के साथ, यहां पर ना ये थोड़ा भयानक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं ये नीचे आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये थीटा एंगल है, अब अगर v वेलोसिटी ऐसे है तो v cos थीटा के कारण ईएमएफ आएगा, या v sin थीटा के कारण, v sin थीटा के कारण फ्लक्स कट करेगा, या v cos थीटा के कारण, बताओ जरा बेटा, v cos थीटा के कारण फ्लक्स कट करेगा, v sin थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया, फ्लक्स कट नहीं होगा, तो BLV cos थीटा, ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा, BLV cos थीटा, BLV cos थीटा, ये हो गया ईएमएफ। हाँ ना बोलो, अपॉन रेजिस्टेंस आ गया करंट। अब ये कह रहे टर्मिनल वेलोसिटी है, ILB, ILB किधर को आएगा, ऐसे बना लो, जैसे मान लो कि ये करंट अंदर को, तो ILB इधर को आ गया, तो ऊपर को कौन सा कंपोनेंट आएगा, ILB cos थीटा, ILB cos थीटा, बस ये mg sin थीटा के बराबर होगा, तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। नहीं है, यहां से B निकाल लो, टर्मिनल वेलोसिटी V से चल रहा है ना यार, वैसे तो शायद इससे मैं सोच रहा था इससे कर लेंगे, क्या नाम है, डायमेंशन से, लेकिन वो दो बन जा रहे हैं सही, सेम डायमेंशन वाले। चलिए यही देखिए, फिर से बता दे रहा हूं बेटा, ये ऐसा है ना, सुन लो ध्यान से, करंट क्या है, I, करंट क्या है, I, बेटा ईएमएफ आएगा BLV cos थीटा, ईएमएफ क्या आएगा, BLV cos थीटा हो गया ईएमएफ, ये हो गया ईएमएफ, अपॉन रेजिस्टेंस हो गया करंट, ILB cos थीटा, ILB इधर को आएगा, ILB cos थीटा ऊपर को गया, बस इसको mg sin थीटा के बराबर कर। कह रहे हैं ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, कह रहे हैं ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो बताइए B कितना है, B की वैल्यू निकाल लो यार। नेक्स्ट कह रहे हैं मैग्निफिकेशन है 1/n, कितना मैग्निफिकेशन है, f/x1 होता है, f/x1 होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब बेटा मेरी बात सुनो, अगर f/x1 होता है, तो अगर x1 की वैल्यू nf हो जाएगी बस, तो यहां से nf, तो यहां से क्या हो जाएगी, ये f, ये nf, तो ये क्या हो जाएगा n-1f, तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल क्या हो जाएगा n-1f, ये तो बता रखा था ना यार, f/x1 समझाया था प्रदीप सर ने। और अगर मान लो कि तुक्का टेक्निक पे आ जाते हैं, n को अगर 1 मान लो, n को क्या मान लो 1, तो अगर मैग्निफिकेशन क्या हो जाता 1, मैग्निफिकेशन क्या था 1, और मैग्निफिकेशन 1 कब आता है बेटा, इस केस में हमेशा छोटी बनती है, जब ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल उसके पास में तो बिल्कुल बराबर बन जाती है, तो डिस्टेंस 0 आ जाता है, n = 1, अब वो भी 2 में आ जा रहा है, तो वो ईमानदारी से ही कर लो। बाकी अगर मान लो कि वो नहीं, तो आपको अगर फॉर्मूले याद है तो उससे खेल लो यार,
ठीक है, तो ये हो गया अपना बेटा 50 क्वेश्चन का डिस्कशन। बधाई हो। बेटा पास कर दो यार आगे यार।